हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और कल जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो आप लोगों को समझ भी आया होगा। टीचर्स यूजुअली क्या करते हैं बेचारे, उम्मीद ही कर सकते हैं। करना ना करना, पढ़ना ना पढ़ना, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, आपको बता सकते हैं, आपको एक पथ दिखा सकते हैं, एक डायरेक्शन दिखा सकते हैं। जहाँ पे जाना ना जाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और रही बात क्या कहते हैं आगे पढ़ने की, तो मैं बस ज़्यादा कोई भाषण दिए बिना अपना टॉपिक मैं स्टार्ट करती हूँ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि टीचर आपके रोल मॉडल तो नहीं है, लेकिन हाँ आपके एक्सपीरियंस मॉडल ज़रूर हैं। आप उनसे सीख सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो बच्चों आप लोग अपने टीचर से। उसका रीज़न है क्योंकि टीचर्स भी इंसान हैं और उन लोगों ने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक्स करी होंगी, बहुत सारी गलतियां करी होंगी, और वो गलतियां आप लोग ना दोहराओ। तो इसीलिए टीचर की बात जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को समझनी चाहिए और सीखनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जो भी स्टूडेंट्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ हमेशा कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आपने पूरा वीडियो देखा हो तो हम लोगों में से बहुत सारे बच्चे तो एक्चुअली जो लोग समझना चाहते हैं वो तो शायद पूरा वीडियो देखते होंगे, बाकी क्या करते होंगे 10 सेकंड करके आगे 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 करते जाते होंगे। खैर ओके, नाउ मूव टू द टॉपिक। हमारा टॉपिक जो है वो आज का है कंपेनियन सेल्स। मैंने आप लोगों को कल जो बताया था, मैंने फ्लोएम के बारे में बताया था, मैंने आप लोगों को सीव एरिया के बारे में बताया था। कल मैंने ये चीज कही थी कि जो आपकी कोशिकाएं हैं, जो आपकी कंपेनियन सेल्स जो होती, सॉरी, जो फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम के अंदर मैंने कहा था कि सीव एलिमेंट्स बोलते हैं अपन उस चीज को। सीव एलिमेंट का मतलब होता है यहाँ पे दो चीजें हैं। क्या? एक तो है यहाँ पे सीव सेल्स, और दूसरा जो होता है यहाँ पे, एक तो हमने किसके बारे में बात करी, सीव सेल्स के बारे में बात करी, और दूसरा हमने बात करी यहाँ पे सीव सेल्स के अलावा सीव ट्यूब्स के बारे में, जहां मैंने आप लोगों को कल डिफरेंस बताया था कि सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। और हम लोगों ने इसका भी मैंने कल आप लोगों को एक चीज बताई थी, सीव सेल्स जो है ये अर्लियर डेवलप हुई थी, यानी कि जब इवोल्यूशन हुआ था, यानी कि जब उद् विकास हुआ था, तो उद् विकास में जो आपके टेरिडोफाइटा थे वहां पे इवोल्यूशन के ड्यूरेशन में इनका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ था, इनका डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। धीरे धीरे जब इवोल्यूशन होता रहा, इवोल्यूशन के बाद में इनमें और डेवलपमेंट हुआ था, जहां मैंने शायद कल आपको वीडियो में बताया भी था कि एक कोशिका थी और उसी कोशिका में से दो भागों में बट गई, सीव ट्यूब्स बननी शुरू हो गई। ठीक है, एक लेटरल लाइन के अंदर एक ट्यूब्स बननी शुरू हो जाती हैं जिनको हम सीव ट्यूब्स बोलते हैं, और उनके लेटरल साइड में अगर मैं ये बोलूं कि मेरा लेटरल साइड क्या होगा, तो ये मेरा लेटरल साइड है। ठीक है, अगर ऐसे ही इस मार्कर का लेटरल साइड क्या होगा, ये वाला साइड वाला पार्ट जो होते हैं इसको हम लेटरल साइड बोलते हैं। तो जो कंपेनियन सेल्स जो होती हैं ये लेटरल साइड में होती हैं। ठीक है, बीच में क्या है, सीव प्लेट है, और लेटरल साइड में क्या होती हैं, कंपेनियन सेल्स होती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, तो कंपेनियन सेल्स जो होती हैं फिर आगे वो डेवलप हुई, डिवीजन हुआ, तो सीव ट्यूब का काम तो केवल क्या हुआ, आगे ट्रांसपोर्ट करने का, ट्रांसलोकेशन करने का, लेकिन उसको कंट्रोल करने का या उसको कैरी करने का काम जो रहा, वो कैरी करने का काम रहा आगे कंपेनियन सेल्स का। ठीक है, तो इस तरह से उद्विकास में, इवोल्यूशन के अंदर या उद्विकास के अंदर अगर हम बात करें, तो जब एंजियोस्पर्म्स बने यानी कि आवर्तबीजी पादप बने यहाँ पे, तो वहां पे एंजियोस्पर्म के अंदर सीव सेल्स का हिसाब किताब खत्म हो गया। अच्छा, एक चीज और, सीव सेल में क्या प्रेजेंट थी, न्यूक्लियस प्रेजेंट था, लेकिन जो सीव ट्यूब्स होती हैं वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस जो होता है वो कंपैरेटिवली एब्सेंट होता है। क्लियर है ये चीज। तीसरी बात आप लोगों को ये बतानी है कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स आती हैं कंपेनियन सेल्स, जिनके बारे में हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं। ये पहली बात तो ये एक ऐसी सेल है, पैरेन्काइमा है, कॉलेनकाइमा है कि स्क्लेरेन्काइमा है। तो ये जो कंपेनियन सेल्स होती हैं इज अ काइंड ऑफ अ पैरेन्काइमा। ठीक है, काइंड ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, यानी कि कुछ एक विशेष तरह की कैसी कोशिकाएं हैं, मृदुतक कोशिकाएं। ठीक है,
ये एक विशेष प्रकार की कैसी कोशिकाएं हैं, मृदुतक कोशिकाएं होती हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, इसके अंदर आप ये बताओगे कि ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जहां सीव ट्यूब्स प्रेजेंट हैं तो ये प्रेजेंट होंगी लेटरल साइड में, ठीक है, साइड्स में प्रेजेंट होती हैं, लेटरल साइड के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो आपकी, अगर हम लोग एक नॉर्मल से ये चीज कहूँ यहाँ पे, मान लो दो कोशिकाएं हैं, है ना, दो कोशिकाएं हैं, एक तो हो गई वन और एक हो गई ये दूसरी। ये आपस में टच में कैसे रहती हैं, आपस में कंटैक्ट में कैसे रहेंगी। पहली इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली बात ये है, सारी कोशिकाएं एक साथ एक बार में एक ही काम कर रही हैं। समझ रहे हो मेरी बात। तो वो क्यों करती हैं, कैसे करती हैं, कोई ना कोई तो रीजन होगा। यानी कि सारी कोशिकाओं के जीव द्रव्य जो होते हैं वो आपस में कांटेक्ट में रहते होंगे, आपस में टच में रहते होंगे। तो यहाँ पे एक विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ होगा। और उन संरचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, इनको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। और देखो ये क्या है, अगर हम लोग बात करें ये स्ट्रक्चर क्या है, ये जो है ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जो भी दो सेल्स हैं उनका जो जीव द्रव्य है, ठीक है, उनका जो जीव द्रव्य है दो कोशिकाओं का, ये आपस में टच में रहता है, किसकी वजह से, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू टच में रहता है। ऐसे ही ये मैं आपको यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सीव सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स, ठीक है, दोनों टच में रहती हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, आपस में ये टच में रहती हैं थ्रू they are attached through plasmodesmata। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ये बातें आप लोगों को ध्यान देने वाली हैं कि सीव सेल्स जो हैं, सीव सेल्स और जो आपकी कौन सी कोशिकाएं हैं जिनको हमने नाम दिया कंपेनियन सेल्स, ये आपस में टच में रहती हैं, प्लाज्मोडेस्माटा से टच में रहती हैं। तीसरी बात यहाँ पे ये आती है कि सीव सेल्स के, सॉरी, सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब्स, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा अपन ने गलती कर दी, सीव ट्यूब्स। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सीव ट्यूब्स के पास किसी तरह का कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही कोई विशेष तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स भी यहाँ पे, या कोशिका अंगक जो होते हैं वो भी यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे कोशिका अंगक एब्सेंट है, सेल ऑर्गेनल नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, तो जो कंपेनियन सेल्स हैं इनका काम क्या होगा, रेगुलेशन का। ठीक है, यानी कि इनका जो काम होगा वो क्या होगा, नियंत्रण का काम होगा। ये रेगुलेट करती है, ये नियंत्रण करती है, और इसी नियंत्रण की वजह से जो कंट्रोल होता है, जो एक तरह का रेगुलेशन होता है किसका, कंपेनियन सेल्स का, वो कौन कर रहा है, वो सॉरी, जो सीव ट्यूब्स होती हैं उनका जो कंट्रोल है वो कौन करेगा, कंपेनियन सेल्स करेंगी। ठीक है, जिनको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, सहचर कोशिकाएं। तो अगर मैं हिंदी में ये चीज समझाऊं आपको, तो जो आपकी चालनी नलिकाएं हैं, चालनी नलिकाओं के अंदर किसी प्रकार का कोई केंद्रक उपस्थित नहीं होता, और उनमें केंद्रक उपस्थित ना होने की वजह से उसका जो नियंत्रण रहता है वो कौन करती हैं, सहचर कोशिकाएं करती हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात, समझ में आ गई। एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ, समझ लो। मैंने कहा कि एक तरह की पैरेन्काइमा सेल्स हैं, यानी कि मृदुतक कोशिकाएं हैं, लेटरल साइड में प्रेजेंट होती हैं। सीव सेल्स और जो कंपेनियन सेल्स होती हैं आपस में जुड़ी हुई होती हैं, किससे, प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ी हुई होती हैं, और इसी वजह से जो सीव ट्यूब्स हैं उनका जो नियंत्रण होता है वो कौन करता है, कंपेनियन सेल्स करती हैं। क्लियर हो गई ये चीज, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए बच्चों, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे और 2-3 चीजें ध्यान देने वाली हैं, वो ये है, 1 मिनट। चलिए, तो अगर आपसे ये चीज कही जाए, क्या जो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं, तो क्या वहां पे कोई सेल्स ही नहीं होती हैं ऐसी? अगर मैं ये बोलूं कि जैसे कंपेनियन सेल्स होती हैं, क्या ऐसी कोशिकाएं क्या जिम्नोस्पर्म्स में नहीं पाई जाती हैं? तो मेरा आंसर होगा कि वहां पे एक और विशेष तरह की कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम लोग नाम देते हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स। ठीक है, जिनको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? एल्ब्यूमिनस सेल्स। या फिर इनको हम एक और सेल होती हैं जिनको हम अभी क्या नाम दे रहे हैं? ट्रांसफर सेल भी नाम दे रहे हैं। आई रिपीट, इनको हम क्या बोल रहे हैं? एल्ब्यूमिनस सेल्स, या फिर इनको हम ट्रांसफर सेल्स भी बोल रहे हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो ट्रांसफर सेल्स जो होती हैं, ये सीव सेल्स के साथ में एसोसिएटेड होती हैं, उनके साथ में ये जुड़ी हुई होती हैं। अच्छा, अगर आप लोगों से कोई एक चीज पूछे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में, तो जिम्नोस्पर्म्स जो हैं, यानी कि अनावर्त बीजी जो है, वहां पे क्या होगा? सीव सेल्स यानी कि चालनी कोशिकाएं, और साथ में यहाँ पे क्या होगा? एल्ब्यूमिनस सेल्स होंगी। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं बात करूं एंजियोस्पर्म के बारे में, ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स में क्या होगा? सीव ट्यूब होगा, और साथ में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगी? और साथ में यहाँ पे कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो ये 2 चीजें यहाँ पे आप लोगों को कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी ये पूछी जाती है, तो आप लोगों को इस चीज में थोड़ा सा ध्यान रखना है। सीव सेल्स के साथ में एल्ब्यूमिनस सेल्स हम बोलेंगे, और सीव ट्यूब के साथ में क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कंपेनियन सेल्स बोलेंगे, जो इनका नियंत्रण कर रही हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पे कि जो सीव सेल्स जो होती हैं, यानी कि सीव ट्यूब्स जो होती हैं, ठीक है, अब इनके पास क्लोरोप्लास्ट तो बेटा होता नहीं है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या है? यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस करेगा वो कौन करेगा? कंपेनियन सेल्स करेंगी ना। तो कंपेनियन सेल्स जो है ये ट्रांसफर करती हैं। क्या ट्रांसफर करती हैं? ये ट्रांसफर करती हैं, ग्लूकोज को ट्रांसफर करती हैं, या फिर अगर मैं ये कहूं कि या फिर ये एनर्जी को भी ट्रांसफर करती हैं। कहाँ पे? ये सीव ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर रही हैं। ठीक है, अब भाई कोई सी भी एक चीज को दूसरी चीज में भेजने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होगी ही ना। तो ये एनर्जी को पुश कौन कर रहा है? बना कौन रहा है? ये कंपेनियन सेल्स बना रही हैं। तो एटीपी की रिक्वायरमेंट जो है वो कौन फुलफिल करता है? कंपेनियन सेल्स करती है, जिसको उसका काम क्या होता है कि वो उसको आगे ट्रांसफर कर रही है सीव ट्यूब के अंदर। क्योंकि सीव ट्यूब के पास किसी भी तरह का कोई क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं होता, तो वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं करती है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई है? तो एक बार इसको लिख लो, फिर हम आगे बात चलते हैं और बात करते हैं फ्लोएम फाइबर्स के बारे में। ओके, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोएम फाइबर्स के बारे में कि फ्लोएम फाइबर क्या होते हैं, जिसको हम कोशवाह तंतु बोलते हैं हिंदी के अंदर। फ्लोएम फाइबर क्या होते हैं, समझो इस चीज को। फ्लोएम फाइबर का काम क्या है? फ्लोएम फाइबर जो है, अगर हम लोग बात करें, पहली इंपॉर्टेंट चीज कि ये किसके बने हुए होते हैं? ये स्क्लेरेन्काइमा, यानी कि ये बने हुए होते हैं दृढ़ोत्तक कोशिकाओं के। ठीक है, यानी कि ये किसके बने हुए हैं? स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। क्या प्रदान कर रहे हैं? एक यांत्रिक मजबूती प्रदान करते हैं। ये प्रदान कर रहे हैं, अगर हम लोग बात करें तो ये हमें एक यांत्रिक मजबूती देते हैं पौधे को। क्योंकि ये कैसे होते हैं? ये डेड होते हैं। दिस इज द ओनली पार्ट ऑफ द फ्लोएम जो कैसा होता है? डेड होता है। ठीक है, अच्छा, एक और आती है चीज यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा।
ठीक है, या फिर इसको हम कोशवाहा मृदुता कोशिकाएं भी बोलते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम क्या होता है? पहली इंपॉर्टेंट चीज ये लिविंग होते हैं, है ना। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पहली बात तो ये कैसे हैं, ये लिविंग है ना। कई बार ये स्टोरेज का काम भी करते हैं, यानी कि संग्रह का काम भी करते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन मैं बात कहूँ तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो होगा ही होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो यहाँ पे एक तरह का ये प्रेशर भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है उसको भी ये क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि उसको भी ये नियंत्रित कर रहे हैं या फिर ये मेंटेन कर रहे हैं। इतनी बात होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सो यहाँ पे आपके फ्लोएम का पार्ट खत्म होता है, जहाँ पे मैंने आपको फ्लोएम के बारे में पूरा बताया था, तो यहाँ पे हम फ्लोएम का पार्ट खत्म करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे कि मटेरियल जो है वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्लोएम के अंदर। मतलब चलो हमने ये तो पढ़ लिया कि फ्लोएम ऐसा होता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होगा इसके बारे में हम लोग कल पढ़ते हैं डिटेल के अंदर। सो पढ़ाई करने का अच्छे से। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।